बच्चों मैं आपको करा रहा हूं इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स जो कि एप्लीकेबल हैं सीए इंटर मई 25 के लिए। एक एक करके समझना बच्चों। फर्स्ट है बच्चों चैप्टर सेकंड हमारी बुक का इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि फर्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पहली अमेंडमेंट है बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 16 डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर 50 से 75 कर दिया है। मतलब जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर वो पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A आप देंगे 75,000 की। लेकिन अगर वही पर्सन ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये की। तो यही लिखा है इन केस इंडिविजुअल इज पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। और सेकंड भी, हालांकि ये सैलरी हेड से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, 80CCD2 है जो डिडक्शन है हमारी उससे रिलेटेड। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स contribution has been increased from 10% to 14% of salary if such employee is paying tax under default tax regime। क्योंकि आपको पता है CCD2 दोनों रिजाइम के लिए है। तो अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में हैं तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% ऑफ सैलरी तक डिडक्शन के लिए अलाउड है। यहां बच्चों सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ। अभी बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर यही एम्प्लॉय ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में है, however if he is paying tax under regular tax regime then limit shall continue to be 10% of salary। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो दोनों रिजाइम में 14% है, क्योंकि ये तो पहले से ही था। हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर। बच्चों ये पीजीबीपी से अभी कनेक्ट भी करूंगा, अभी आगे जाकर करेंगे। अभी के लिए दो डिडक्शन सैलरी हेड से रिलेटेड आपको याद रखनी है। इसके बाद बच्चों हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें है कि इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी shall be taxable under the head income from house property even if leasing is full time business of owner। ये बच्चों सिर्फ क्लैरिफिकेशन है, याद रखना है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर किराए पे चढ़ाई जाती है तो अगर कोई पर्सन का काम ही प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना है तो भी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी। और सेकंड, इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC 1A, एक्चुअल में ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का है बच्चों। अगर हम लेट आउट प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में बात करेंगे तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में लॉस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन ही नहीं मिलती, एनएवी भी नील, इनकम भी नील। लेकिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है और आपको लॉस हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी से, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हम क्या सीखते हैं कि अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ना तो सेट ऑफ होगा दूसरे हेड की इनकम से और ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होगा। उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप इसको इंट्रा हेड सेम हेड के एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब सेम हेड की दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके पास दो हाउस है, एक हाउस से इनकम है, दूसरे हाउस से लॉस है, तो हाउस का लॉस दूसरे हाउस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो यही लिखा है कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस शेल आल्सो नॉट बी अलाउड, ऑलरेडी इंटर हेड सेट ऑफ इज नॉट अलाउड। ये किसके अंदर है? डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में। और इसके बाद बच्चों आपको याद रखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें पहली बात याद रखनी है कि जो फैमिली पेंशन होती है ना बच्चों डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में, उसमें गवर्नमेंट ने 15,000 की लिमिट को बदल कर 25,000 कर दिया है। पहले प्रोविजन ऐसे है, रेगुलर में अभी भी वही है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सेक्शन 16 कहता है कौन सी दो चीजें जिसमें से कम हो? पहला 15,000 और 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड। अब डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 15 की जगह उसको 25 कर दिया है, लेकिन रेगुलर टैक्स रिजाइम में लिमिट वही की वही है, कोई चेंज नहीं है। और दूसरा बच्चों ये तो आपके लिए अच्छी खबर है, इन्होंने कहा सेक्शन 56 to 7B which made difference between issue price and fair market value taxable in the hands of closely held company issuing share। जब शेयर प्रीमियम पे इशू करते थे ना बच्चों, और इशू प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस करते थे, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कम होती थी, हमने ज्यादा में इशू कर दिया तो डिफरेंस को गवर्नमेंट टैक्सेबल करती थी। अब उसको डिलीट कर दिया गया है प्रीवियस ईयर 24-25, मतलब आपके लिए नहीं है, असेसमेंट ईयर 25-26 से। और नेक्स्ट है बच्चों एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर। इसका सीधा सीधा मतलब है जब भी कोई कंपनी बाय बैक करेगी शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट देगी वो सब का सब उनके लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा।
उस डिविडेंड में से किसी भी तरह की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। तो मतलब वो तो सीधा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया। उसके बाद जब आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट होती है, तो कैपिटल लॉस अराइज होगा। क्यों? क्योंकि वहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को जीरो माना जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट को डीम डिविडेंड मान लिया गया। कैपिटल गेन शैल अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स bought back, however full value of consideration shall be taken as nil, hence it would always be result in loss। इसके बाद है बच्चों पीजीबीपी में पहली बात, अब ये सैलरी वाले से जोड़ रहा हूं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय shall be allowed as deduction under section 36 to employer maximum to the extent of 14% of salary instead of earlier limit of 10%। बच्चों बताता हूं, बोथ रिजाइम के अंदर चाहे एम्प्लॉयर कोई भी रिजाइम फॉलो करे, जो एनपीएस में एम्प्लॉय के नाम पे जमा कराएगा एम्प्लॉयर, तो उसकी पीजीबीपी हेड में एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलती है। सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ। और एम्प्लॉय के लिए एटीसीसीडी 2 में क्या है, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में है तो 14% की ही डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर वो रेगुलर टैक्स रिजाइम के अंदर है, मतलब शिफ्ट आउट कर रहा है, तो 10% ऑफ सैलरी की ही एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी। एम्प्लॉयर के लिए 14% दोनों रिजाइम में है। और अब ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40 स्मॉल, ये रेम्यूनरेशन जो देते हैं ना बच्चों वर्किंग पार्टनर को, उसके लिए लिमिट बताता है कि जितने रुपए पार्टनरशिप डीड में लिखे हैं या मैक्सिमम अमाउंट, दोनों में से जो भी कम है, तो मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट को सीधा डबल कर दिया है। पहले यहां था ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, या फिर लॉस के केस में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 150 था, तो उसको 3 लाख कर दिया, विच एवरेज मोर। मतलब अब पहले 3 लाख की जगह 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट के केस में 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख, विच एवरेज मोर डेट विल बी मैक्सिमम लिमिट। और बच्चों 6 लाख से ऊपर है तो पहले 6 लाख के केस में 90% और 6 लाख से ऊपर वाले बुक प्रॉफिट का 60%, डेट विल बी ट्रीटेड एज मैक्सिमम लिमिट। इनके दो क्वेश्चनों से रिलेटेड बच्चों हमने एक अलग वीडियो बना दी है, आप उसको देख लेना अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन अराइज हो कि हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट का क्या कंसेप्ट होता था। वैसे अगर आपको ध्यान है तो बस लिमिट सीधा डबल हो गई है। इसके बाद बच्चों कैपिटल गेन में तो आपको पता है अच्छी खासी अमेंडमेंट है। पहले तो आपको याद रखना है जो सीआईआई जहां भी यूज होगा वहां 363 यूज होगा प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। दूसरा एलटीसीजी 112 है जो लिस्टेड शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हैं। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद हमने इसको बेचा है तो जो टैक्स लगेगा वो 12.5% से लगेगा 1.25 से ऊपर जो भी इनकम है। 1.25 तक तो आपको पता है कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या था, इसी साल इन्होंने 1.25 की लिमिट तो बढ़ा दी थी लेकिन रेट को वही 10% रखा था। 23 जुलाई से इन्होंने रेट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इसलिए लिखा है प्रायर टू दिस डेट rate of tax is 10% on LTCG exceeding 125, limit of 125 is combined for the entire previous year। मतलब पूरे साल के लिए 1.25 ही है, चाहे 23 जुलाई 2024 से पहले हो या 23 जुलाई 24 या उसके बाद हो। बस रेट ऑफ टैक्स में फर्क है, पहले वाले के केस में रेट ऑफ टैक्स 10% है LTCG 112A वाले पर, और 23 जुलाई 24 और उसके बाद वाला जो LTCG होगा 1.25 से ऊपर, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स है 12.5%। इसके बाद बच्चों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 शैल बी सब्जेक्ट टू फ्लैट 20%। पहले यही रेट क्या था 15%। इसी तरह से LTCG 112 जो बाकी कोई भी एसेट हम बेचते हैं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 शैल बी सब्जेक्ट टू 12.5% रेट ऑन LTCG कंप्यूटेड विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। इससे पहले रेट ऑफ टैक्स 20% होता था विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। और लास्ट बच्चों आपने इसमें याद रखना है इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, अगर उनको लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कुछ भी कैपिटल गेन होता है जो उन्होंने खरीदी तो 23 जुलाई 24 से पहले थी लेकिन ट्रांसफर इस डेट के बाद की जा रही है, तो टैक्स दो तरह से कंप्यूट होगा। एक बार LTCG कंप्यूट होगा सिर्फ टैक्स के पर्पज से, वैसे तो LTCG विदाउट इंडेक्सेशन ही निकालना है, टैक्स के पर्पज से दोबारा कंप्यूट होगा। LTCG विदाउट इंडेक्सेशन तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 12.5%, विद इंडेक्सेशन उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%। दोनों में से जो भी कम टैक्स बनेगा वो एसएससी को देना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बच्चों आपको हमारी बुक से करके देखने पड़ेंगे या स्टडी से, तभी समझ आएंगे। मैं तो जस्ट आपको अमेंडमेंट्स करा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप रिकॉल कर सके। और उसके बाद बच्चों टैक्स रेट्स एंड एग्रीकल्चरल इनकम, तो आपको यही याद है कि जो 3 लाख से 6 था तो उसकी जगह 7 से 10 नील 5% 10%।
10 लाख से 12 लाख 15%, 12 से 15 20%, और बच्चों 15 लाख से ऊपर इनकम पर 30%। मतलब मेन चेंज यहाँ किया है 6, और 6 से 9 की जगह इन्होंने कर दिया 3 से 7, 7 से 10, फिर 10 से 12, 12 से 15 और अबव 15 लाख। इसके बाद बच्चों माइनर सा है, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। जो एटीजी है ना बच्चों, उसमें जो 100% नो लिमिट में डिडक्शन आती है, वहां जहाँ नेशनल स्पोर्ट्स फंड होता था ना, उसको गवर्नमेंट ने रिप्लेस करके लिख दिया है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है कि अगर वो नेशनल स्पोर्ट्स फंड दे दे तो उसके लिए नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के लिए एटीजी की रिडक्शन है। इसके बाद बच्चों रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड है। पहले अगर हमने आधार के लिए अप्लाई कर रखा है तो हम आधार इनरोलमेंट आईडी कोड कर सकते थे। अब उन्होंने कहा कि पैन की एप्लीकेशन के लिए आधार ही लगेगा, आधार इनरोलमेंट आईडी यूज नहीं हो सकती। दिस फैसिलिटी ऑफ कोटिंग आधार इनरोलमेंट आईडी इंस्टीड ऑफ आधार नंबर इन एप्लीकेशन फॉर पैन और रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन डिसकंटिन्यूड। कब से? 1 अक्टूबर 24 से। उससे पहले तो हो सकती है प्रीवियस ईयर 24-25 में, लेकिन 1 अक्टूबर 24 के बाद से नहीं। और लास्ट है बच्चों टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड। टीडीएस का रेट इन्होंने 5% से 2% कर दिया था 1 अक्टूबर 24 से। किन किन इनकम से रिलेटेड? पहला सेक्शन 194 डी, जो भी मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है एलआईसी से। 194 जी कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज। 194 आई बी पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ, जहां रेंट बच्चों 50,000 पर मंथ से ज्यादा हो। और 194 एम पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कमीशन और ब्रोकरेज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर ये इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 44 ए बी में नहीं आते। इसमें बच्चों हमने पढ़ रखा है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जिन पे 194 सी, 194 एच, 194 जे नहीं लगता, तो उन पे 194 एम लगता है अगर पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा हो फाइनेंशियल ईयर में। तो वहाँ जो लिमिट थी 5% वाली रेट, उसको घटाकर गवर्नमेंट ने 2% कर दिया है। दूसरा 194 आईए में ना बच्चों, अगर मान लो एक से ज़्यादा ट्रांसफरर है या एक से ज़्यादा ट्रांसफर ही है, तो जो 50 लाख की लिमिट है ना, वो सबके एग्रीगेट अमाउंट को कंसीडर करके है। एक एक ट्रांसफरी का अलग अमाउंट नहीं किया जाएगा। एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट पेबल बाय ऑल ट्रांसफरर टू द ट्रांसफर और ऑल द ट्रांसफरर शैल बी कंसीडर्ड, मतलब उसमें एग्रीगेट अमाउंट कंसीडर होगा। इसके अलावा बच्चों दो छोटी छोटी और है, इंपॉर्टेंट है। जो इंटरेस्ट रेट लगता है ना 1% पर मंथ, अगर हम लेट डिडक्शन करते हैं, वो टीसीएस के केस में भी सेम है। और 1.5% पर मंथ अगर लेट डिपॉजिट कराते हैं टीडीएस, तो वो टीसीएस के केस में भी गवर्नमेंट ने सेम कर दिया है। दोनों के केस में अगर आपने लेट डिडक्शन की तो 1%, और अगर लेट डिपॉजिट कराया तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लास्ट है बच्चों अपार्ट फ्रॉम सेल ऑफ मोटर कार of value more than 10 lakh with effect from 1st January 25, section 206C1F shall now cover sale of any other notified goods। वो क्वेश्चन में बता रखा होगा नोटिफाइड गुड्स, जहां वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, और टीसीएस का रेट वही 1% है। तो बच्चों इसके साथ हमारी अमेंडमेंट ओवर हो गई। आप इनको बार बार रीड करना। इसकी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और हमारे एप्लीकेशन में भी रेलेवेंट कोर्स में जो इनकम टैक्स का कोर्स है बच्चों, उसमें फ्री कंटेंट में मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।